हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक सर। मैं सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द अर्निंग पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जो है वो तरीका सीख रहे थे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को किया जाता है पेपर में, और हम गेट के पेपर्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे। 2 वीडियो आपको मिल चुकी है जिसमें गेट के 2010 से लेके 2015 तक के पेपर्स का सॉल्यूशन पहले मैंने आपको दिया, फिर 2016, 17 और 18 का आपका दिया, और अभी मैं बात करने वाला हूँ 2019 और 2020 में आए हुए जो हमारे गेट में सवाल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज़ के, उसके किस तरह से सवाल पूछे गए हैं और किस तरह से उनका सलूशन आपको करना है, मैं आपको कंप्लीट मैनर में बताऊंगा। उसके बाद फिर हम जो है CSIR नेट का स्टार्ट करेंगे पेपर, फिर हम जैम का स्टार्ट करेंगे, फिर टिफ़र का पेपर भी लेंगे। हम हर पेपर को लेंगे और बारीकी से डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, क्या मैनर होना चाहिए। ठीक सिस्टम से आगे बढ़ेंगे ताकि हमें कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ हूँ, नंबर आपके पास है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है, किसी तरह की कोई मदद हो मैं आपकी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक, बाकी तो कोर्स हमारा हाई है हमारे ऐप पर, वो जब भी जिस तरीके से जिस भी स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है वो ज्वाइन कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। 2019 का पेपर ये है और इसमें जो है वो जितने भी सवाल आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूँ। एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, हर एक सवाल डिस्कस करूँगा ताकि आपको पैटर्न समझ में आए बेटा कि आज किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं नेट और गेट के पेपर में। आपसे इससे एक आइडिया मिलेगा आपको, इससे स्पेशली गेट में क्या ट्रेंड बदल रहा है 2019 और 2020 के पेपर को देख करके कुछ अंदाज़ा लगेगा, और उससे मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगा और फिर आप गेट में वैसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। ठीक, चलिए। तो पहले तो ये हमारा एप्टीट्यूड का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट हुआ है। चलिए अभी तो नहीं है सर। ये हमारा ऑर्गेनिक का सवाल, पहला सवाल है ऑर्गेनिक का, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 2019 का पहला सवाल है ये। अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्ट आसान आ जाता है, कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान आ जाती है, कभी फिजिकल केमिस्ट्री आसान आ जाती है, कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान आ जाती है, कोई ना कोई पार्ट आसान आ जाता है। पेपर कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उसके हिसाब से आसान आ गया, नहीं, पेपर और बहुत कठिन हुआ वो पार्ट तो आपको लगता है कठिन हो गया, आसान लगता है तो लगता है अरे यार क्या बात है। लेकिन ये बात सही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में बहुत क्लोज फाइट हो जाती है जब पेपर में कोई पार्ट आसान आ जाता है। अगर मान लीजिए कि आसान नहीं आया, सबका सब डिफ़िकल्ट आया है, थोड़ा सा हार्ड आया है, थोड़ा सा अच्छा लेवल रहा, तो फिर जो लेवल होता है स्टूडेंट्स के बीच में वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जो रैंक जो गेन करते हैं लोग उनके बीच में। तो जस्ट आप इतना समझ लीजिए कि एक एक पॉइंट के नंबर का फ़र्क पड़ता है गेट के स्कोर और रैंक को इधर उधर करने के लिए, तो इसलिए बहुत ही बारीकी से हर एक सवाल को अटेंड करना चाहिए। तो ये पहला सवाल है, देखिए बड़ा ही आसान और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत बड़ा टिपिकल बात नहीं है। देखिए पूछ क्या रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 1 नंबर का सवाल हो चाहे 2 नंबर का सवाल हो, गेट के हर एक सवाल में एक प्रॉपर बैलेंस आपको मिलेगा कि जो कुछ दिया है वो उसके साथ कुछ ना कुछ लिंक करके स्ट्रेटेजी मैनर में पूछना चाह रहा होगा, ताकि आप उसको सही ढंग से समझ सकें कि उसमें क्या आंसर होना चाहिए। देखिए बेटा, जैसे ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या है, OTS है जो बढ़िया लीविंग ग्रुप है, और इसके साथ एक ACOH जुड़ा हुआ है जो एक सॉल्वेंट भी है और एक न्यूक्लियोफाइल भी है। और अगर कोई सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगे तो उसको बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस। और सॉल्वोलाइसिस जो होता है वो एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो वो यहाँ पर होगा। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन एक तरीके से देखिए रिजेक्ट होते हैं एक तरीके से इस फॉर्म में कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब तरीके का रीअरेंजमेंट कर रहा है, जो पॉसिबल इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि आप देखिए ध्यान से तो 1 5 मिलीमीटर यहाँ है, देखिए ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 इधर है और 1 2 3 4 5 इधर है, जबकि यहाँ 4 आ रही है। और आपको अच्छी तरह से पता है 5 और 4 के कंपैरिजन में 5 ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब अगर बात किया जाए पहले और दूसरे ऑप्शन की, तो एक में देखिए OAC पर यहाँ OTS के कार्बन पे इमर्जन हो रहा है OAC का, और एक में रिटेंशन हो रहा है। तो जब कभी भी आप सवाल किया करिए वहाँ पर आप जरूर देखा करिए कि मैकेनिज्म यहाँ क्या है, क्योंकि ये पूरी तरह से मैकेनिज्म का सवाल है।
अब आप अगर इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा, तो देखिए ध्यान से, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस ओटीएस के बगल में, और ये है 2-2-1 ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक सिस्टम, जिसमें एनजीपी का कंसेप्ट लगता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और यहाँ डबल बॉन्ड की एनजीपी लग रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड अपनी एनजीपी डाल रहा है वो इस तरीके से ऐसा एनजीपी डाल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये एनजीपी का इफेक्ट यहाँ आ रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर बीच में पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर एनजीपी का इफेक्ट है वो उधर से लग रहा है जिधर की तरफ ये लीविंग ग्रुप नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि जब न्यूक्लियोफाइल होगा वो उधर से आएगा जिधर से पहले से वो लीविंग ग्रुप था, क्योंकि इधर का साइड तो इसने इंटरमीडिएट ने कवर कर लिया है। तो आप ध्यान से देखिए, दो तरीके के इंट्रामालिकुलर SN2 हो रहे हैं, एक तो डबल बॉन्ड का हो रहा है इंट्रामालिकुलर सेंस में, और एक बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इंटरमालिकुलर सेंस में। तो डबल SN2 अगर किसी कार्डियल सेंटर पे परफॉर्म करोगे तो वहाँ नेट रिटेंशन रहेगा। और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एक खास तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें कार्डियल सेंटर पर डबल SN2 परफॉर्म होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती है, जो कार्डियलिटी होती है वो रिटेन रहती है, जिसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा D। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आप जो है जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको इतना सिंक्रोनाइज करके रखिए कि आप सवाल को आसानी से कर सकें। और सिंक्रोनाइज कब होगा? जब आप सिस्टम से पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी से पढ़ेंगे और एक फोकस बना कर प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, जो कि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं गेन कर सकते और कुछ भी नहीं गेन कर सकते। ये अपने माइंड में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। अब है क्या, अब अपने अगले सवाल पे अब आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। ये सवाल तो भाई पेरीसाइक्लिक का है, बड़ा ही आसान सवाल है, सब बच्चे इसको कर सकते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और इस पर जो है वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कराया जा रहा है, दोनों इथाइल जो है वो ट्रांस हैं। तो यहाँ पर आप जो भी बच्चा पढ़ा है कॉन रोटेटरी या डिस्क रोटेटरी, और सिलेक्शन रूल उसने पढ़ा हुआ है वुडवर्ड हॉफमैन का, उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर निकाल सकता है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको मैं डिस्कस करना भी पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे आसान सवाल हर बच्चे कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, काफ़ी बढ़िया सवाल है, ईजी सवाल है। लेकिन अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास ये लुईस एसिड दिया है। अगर गौर करें बेटा तो Et2AlCl दिया है। क्या दिया है बेटा? Et2AlCl ये दिया हुआ है, बेंजीन के साथ दिया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब अगर आप देखें तो ये क्या है? लुईस एसिड। और लुईस एसिड कहाँ जाएगा बाबू, आप खुद सोचिए। लुईस एसिड जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे पहले इसको जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा। अब इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। अब इसको न्यूक्लियोफाइल देखिए कहाँ से मिलेगा और किस तरीके से तोड़ेगा उसको, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाएं, तो एक जो है वो CO पे pH लग रहा है और एक में CO पे OH आ रहा है। ये तो आप भी बेटा अच्छी तरह से जानते हैं कि बेंजीन यहाँ किसी भी तरीके से कोई रोल प्ले नहीं करेगा, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का, सिर्फ एक सॉल्वेंट का रोल प्ले कर सकता है। तो ये दो तो बेटा कट जाएंगे, तो ये हो नहीं सकते, क्योंकि आप pH नहीं जोड़ सकते, क्योंकि pH जो है यहाँ पर, यानी बेंजीन जो है PHH वो क्या है बेटा, वो है यहाँ पे सॉल्वेंट। क्योंकि बेंजीन वैसे भी आपको पता है इनर्ट होता है, रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जब तक कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या कोई खास रिएजेंट वाली कंडीशन वहाँ ना लगाई गई। ये आप अच्छी तरह से अपने माइंड में बैठा लीजिए। टॉलुइन, बेंजीन, जाइलिन, इस तरीके के जो आप कंपाउंड लेते हो वो इनर्ट होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। डाइथाइल ईथर, THF,
DMF, DMSO नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते। अब आ जाइए यहाँ C और D। आप खुद गौर कीजिए बेटा, ये साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ा गया है, और बॉन्ड को तोड़ने के बाद कुछ ना कुछ इसके ऊपर ऐड हो रहा है, और वो ऐड क्या हो रहा है बेटा, पीएच ऐड हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पीएच ऐड हो रहा है, यहाँ पीएच ऐड किया जा रहा है। इसको किस तरीके से आप समझेंगे थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। बेंजीन के साथ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर तो नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता डायरेक्ट, लेकिन आपने इसके साथ लिया क्या है बाबू, Et2AlCl, और यहाँ क्या लिया है, ये लिया है आपने CO। अब आप ध्यान से देखिए क्या है बेटा, ये ऐसे टूटेगा। अभी इस हिसाब से तो मुझे सारे गलत लग रहे हैं, मैं सारे को काट दूंगा, क्योंकि इस हिसाब से पीएच को न्यूक्लियोफाइल मानते हुए यहाँ पर कोई रिएक्शन हो नहीं सकता। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जैसे ही आपने इसको तोड़ा, यहाँ क्या बन गया बेटा, OH, ब्रोकन CCl3, CO, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया बाबू, और ये है AlCl Et2। और न्यूक्लियोफाइल की तरह तो नहीं जा सकता है, अब कैसे जाएगा थोड़ा देखिए। पॉजिटिव इसके ऊपर आप खत्म कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए, AlCl को निकाल दीजिए। ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ से, इस तरह से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया कि यहाँ पर Et2AlCl की मदद से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, ये है एसाइल इलेक्ट्रोफाइल। अब आप गौर कीजिए बेटा, एसाइल इलेक्ट्रोफाइल एक एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल होता है, और एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है। तो यहाँ बेंजीन के साथ बेंजीन खुद रिएक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो यहाँ पर एसाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वो यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, यानी कि यहाँ पर पीएच पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी CO पे पीएच जुड़ेगा और यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा कि ऐसा लग रहा है कि A और B गलत है, और C और D भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम पीएच को किसी भी तरीके से डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और साथ साथ देखने से यहाँ ये लग रहा था कि जैसे हमने यहाँ पर AlCl जोड़ा, यहाँ पर एल्युमिनियम का एक ग्रुप जोड़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बेंजीन हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया, हमको उस हिसाब से लगा, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर हमें गलत लगे। लेकिन हमने गौर किया यार कि यहाँ पीएच तो जुड़ रहा है, तो पीएच को अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं जोड़ सकता हूँ तो फिर क्या तरीका होगा, पीएच को रिएक्शन में इन्वॉल्व तो करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर हमने एसाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया, और फिर एसाइल इलेक्ट्रोफाइल ने मजबूर कर दिया पीएच को रिएक्शन में जाने के लिए, और यहाँ पर क्या हो गया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा आंसर वो हो गया जो हमें नहीं लग रहा था, क्योंकि हम पीएच को न्यूक्लियोफाइल की तरह तो बिल्कुल बिहेव नहीं करा सकते हैं यहाँ पर पीएचएच को, बेंजीन को, लेकिन हाँ बेंजीन को मजबूर कर सकते हैं। अगर एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल ले लिया तो उस पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो यही खासियत है गेट के पेपर की, कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा बेटा कि जो फर्स्ट राउंड में आप सीधा सीधा लेके चलते हैं किसी चीज़ को, वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। क्यों सही हो सकता है, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह की सिचुएशन नहीं मिल रही है वहाँ पर, तो फिर आपको वहाँ पर कुछ मैकेनिज़्म वाला वे लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, और तब जाकर आप सही आंसर भी पहुँच सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल के ऑप्शन में ही हमें आंसर पे पहुंचा है बेटा। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता ना तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता समझना कि इसमें क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो देखिए ये ट्रिकीनेस है, मतलब आप जो सवाल पूछ रहे हैं, देखिए पहले एसाइल इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके का आपने नहीं देखा होगा, ये तो बीटा इलेक्ट्रॉन टाइप का एसाइल इलेक्ट्रोफाइल दे दिया। तो आपको क्या है, इस तरीके के एसाइल इलेक्ट्रोफाइल से आपको ये अंदाज़ा लग गया कि हमें जो बेंजीन है वो सॉल्वेंट की तरह तो लेना है, लेकिन जब सारे ऑप्शन में पीएच है तो उसका मतलब कि उस पर किसी न किसी तरह से रिएक्शन हो रहा है, तो फिर ढूंढो किस तरह से रिएक्शन हो सकता है। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का
कि अगर बेंजीन या किसी भी एरोमेटिक रिंग को इन्वॉल्व किया गया रिएक्शन में तो ज़्यादातर वहाँ मैकेनिज्म होती है ARAC, यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सवाल है, इसमें न्यूमन बनाया हुआ कागज का और पूछ रहा है इसका क्या आंसर होगा। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, अगर कभी भी किसी एक कायरल या कहिए प्रो कायरल, एक कायरल वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, प्रो कायरल अगर सेंटर हो जो पहले कायरल ना हो लेकिन बाद में कायरल हो सकता है, वैसे कार्बोनाइल है तो पहले कायरल नहीं लेकिन बाद में कायरल हो सकता है, और उसके बगल में अगर कोई कायरल सेंटर हो 3 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, उसके पास कोई चिलेटिव ग्रुप हो लोन पेयर के साथ और रिएजेंट में भी कोई चिलेशन करने वाला हो, तो वहाँ लगता है क्रैम्स चिलेशन मॉडल या फल्किन आह एंटी फल्किन आह मॉडल। और अगर मान लीजिए कि कोई चिलेटिव ग्रुप ना हो या रिएजेंट में चिलेशन ना पॉसिबल हो तो फिर वहाँ लगता है फल्किन आह मॉडल या क्रैम्स मॉडल। तो यहाँ फल्किन मॉडल जो है, फल्किन आह मॉडल जो है वो अप्लाई किया जाएगा बेटा। तो फल्किन आह मॉडल इसका आंसर होगा, क्योंकि ये चिलेशन नहीं कर सकता क्योंकि लिथियम साइज में बहुत छोटा है ना। इसको चिलेशन करवाना तो इसके ऊपर सीरियम ट्राइक्लोराइड डालो तो चिलेशन करने वाला, जिंक डालो, मैग्नीशियम डालो, समैरियम डालो, सीरियम डालो, तो चिलेशन करने वाला ग्रुप लो जिसके पास वैकेंट डी या वैकेंट ऑफ ऑर्बिट डालो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाला सवाल आपने देखा तो एक बढ़िया सवाल था। इसमें पहले राउंड में अगर आप आते हैं तो आपको जो ऑप्शन गलत लगता है वो वही बाद में सही निकल सकता है अगर आप उसको सही से ऑब्जर्व ना करें तो। थर्ड आंसर को मैं अभी छोड़ दूंगा क्योंकि ये पेरिसाइक्लिक है, आसान है, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। देखिए एक सवाल है, इस तरीके का सवाल है। इसमें कायरल सेंटर आपको बताना है कि कौन से जो है क्या पूछ रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब जैसे ये देखिए ये कायरल सेंटर है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। ये आपके पास एनुलिन हो गया, तो ये तो एक कायरल ही है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पड़ रही है, ये कायरल है। इस तरह के कंपाउंड्स में प्लेन आ जाता है। और इसमें देखा जाए तो ये छोटे ग्रुप्स हैं इसमें, तो मतलब आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ लगाना है और जो कंपाउंड्स हैं उनको अप्लाई करके आपको इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही है सवाल को देख के बेटा, कि कभी कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी उस फॉर्म में पूछ लिया जाता है जिस फॉर्म में हम पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री को उस फॉर्म में नहीं पूछा जाता जिस फॉर्म में उसको पढ़ते हैं। आर नॉमेनक्लेचर, कायरल है कि नहीं कायरल है, इनस्टीरियोटॉपिक फेज, डायस्टीरियोटॉपिक फेज, प्रो कायरल सेंटर, RE फाइफेसियल, इस तरीके की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पूछा नहीं जाता नॉर्मली। पूछ सकता है, यहाँ पूछा गया है, क्लासिकल ट्रेंड में पूछा जा सकता है, NIT फॉर्मेट में पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी कह रहा है कि इसमें कौन कौन सा डील सेल्डर रिएक्शन देगा। जैसे हमारे पास ये होमोडाइन देखना होता है, यहाँ पर होमोडाइन या हेड्रोडाइन में कौन सिस्वाइड है, ट्रांसवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसवाइड है तो सिस्वाइड में चेंज हो सकता है, तभी आप वो डील सेल्डर देगा। जैसे डील सेल्डर देगा, ये नहीं दे सकता, तो ट्रांसवाइड सिस्वाइड में चेंज नहीं हो सकता है। ये देगा सिस्वाइड है, ये नहीं चेंज हो सकता, ये सिस्वाइड है, ये वाला भी सिस्वाइड है। जो सिस्वाइड है वो देंगे, जो ट्रांसवाइड है वो नहीं देगा, क्योंकि ये है 4+2 साइक्लोएडिशन। ठीक, आसान सवाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आसान सवालों में तो रुकना ही है आपको, जब प्रोटॉन में सीधा नहीं थोड़ा सा टेक्निकली वो सवाल उठाएंगे जिनमें थोड़ा सा रिएजेंट हो, रिएक्शन हो, कुछ ऐसा हो जो बताने लायक हो, जिससे आपके अंदर एक अप्रोच जनरेट हो। ये सवाल देखो, ये सवाल, इस सवाल में थोड़ा देखिए, इसमें ट्राइब्यूटाइल एनहाइड्राइड लगाया गया है AIBN के साथ बेंजीन और ठीक है। अब यहाँ पर बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट है, वहाँ देखा था आपने बेंजीन वहाँ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया था, तो अपने दिमाग में करके बैठाइए कि बेंजीन नॉर्मली रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है बेटा। लेकिन अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में सब ऐसा है कि पीएच इन्वॉल्व किया गया है, तो फिर आप एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है थोड़ा देखा जाए, तो यहाँ क्या है बेटा, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पहले तो I से रेडिकल जनरेट होगा, जहाँ AIBN क्या है, एजो आइसोब्यूटारोनाइट्राइल, जो फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, यहाँ से 3 रेडिकल जनरेट कर रहा है जो I को निकाल कर रेडिकल बनाएगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इस तरीके की स्पीसीज जनरेट होता है, 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ रेडिकल बन रहा है ऐसे। देखिए
अब ये जाहिर सी बात है, देखिए कि रिंग को तोड़ा गया है 5 बार, सब में देखिए तोड़ा गया, इसमें सब में तोड़ा गया, तो मैं रेडिकल बनाते हैं इसको तोड़ देता हूँ और फिर इस रेडिकल को इस रेडिकल से जोड़ देता हूँ। कितने मेंबर रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर रिंग बन रही है ना? यस, 9 मेंबर रिंग बन रही है। सभी में अगर काउंट कर लें तो 9 मेंबर रिंग बन रही है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 10 होना चाहिए, 10 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है 5, अच्छा 6 इधर 10 मेंबर रिंग है। 6 7 8 9 10 तो सब में 10 मेंबर रिंग बन रही है और ये रिंग एक्सपेंशन है फ्री रेडिकल टाइप का। तो आपके पास इस तरीके की स्पीसीज बन गई। इसमें नंबरिंग कर देता हूँ। एक इधर ले लेते हैं, 1 और ये 10 मान लेते हैं। इसको मैंने जोड़ा है, डबल बॉन्ड हो है। डबल बॉन्ड हो है 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अब ध्यान से देखिए, आप नया रेडिकल कहाँ आ रहा है बाबू? 6 नंबर पे आ रहा है। तो 6 नंबर पे आप COOMe लगा रहे हैं और एक रेडिकल बना रहे हैं। अब अपने माइंड में एक बात बैठा लीजिए कि फ्री रेडिकल रिएक्शन जब कभी भी होता है तो जब वो प्रोपेगेट करता है और बाद में टर्मिनेशन होता है उसका, तो वहाँ कपलिंग रिएक्शन होता है। क्या होता है? कपलिंग रिएक्शन से टर्मिनेशन होता है, ना कि एलिमिनेशन। तो यहाँ पर आपका ये तो कट गया, ये भी कट गया। और अगर आप देखें तो I निकल चुका है, तो कपलिंग किससे होगी बेटा? H रेडिकल से, क्योंकि ट्राईब्यूटाइल एनहाइड्राइड लिया जा रहा है। तो ये भी कट गया आपका आंसर हो गया A। समझ में आ गया मेरी बात? तो ये एक रिएक्शन हो गया। अब इस तरह के फ्री रेडिकल साइक्लाइजेशन में ये मैक्रो साइक्लाइजेशन हो रहा है, मतलब कि बड़े साइज का रिंग बन रहा है, लेकिन ज़्यादातर 5 मेंबर्ड रिंग का ही फॉर्मेशन होता है। और हम लोग जब पहले पढ़ते थे या जब कभी भी सवाल कराते थे या बच्चों को बताते थे, तो मेरा मानना है कि 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जब तक भी चलता रहा, ट्रेंड पीछे बना, तब तक मैक्रो साइक्लाइजेशन का कोई सवाल ट्राईब्यूटाइल एनहाइड्राइड में पूछा नहीं गया। अगर आप कैरोथर पढ़ेंगे तो जब आपको कुछ मैक्रो साइक्लाइजेशन के सवाल मिलेंगे, लेकिन पूछा नहीं जाता था। तो अब देखिए ऐसे सवालों को पूछा जा रहा है कि जिनमें मैक्रो साइक्लाइजेशन भी पॉसिबल है। तो अगर आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा एडवांसमेंट नहीं आएगा, आप चेंज नहीं करेंगे, उसी तरीके से पढ़ते आएंगे नोट्स को जैसे आप पहले पढ़ते थे, बुक को फॉलो नहीं करेंगे, ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप फिर पेपर में वैसे सवाल नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को अपने माइंड में बैठाइए कि कंसेप्ट तो ठीक है, नोट्स भी ठीक है, बट आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, पेपर के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से गेट या नेट के पेपर में सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल लेते हैं बेटे, किस तरीके का सवाल? ये सवाल तो बेटे बड़ा ही कॉमन सवाल है, गेट में पहले भी पूछा गया है, नेट में भी पहले पूछा गया है, क्लेडन में भी है, और आसानी से लोग उसको कर सकते हैं जिसको भी रीजन की थोड़ी जानकारी है, आसानी से कर सकते हैं। पहले बात तो देखिए, यहाँ स्टीरियो कॉमर्स चेंज नहीं होगी, तो अगर कहीं चेंज की गई है तो काट दीजिए उसको। हमारे हिसाब से एच ब्रोकन होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं करूँ देखूँ तो एच को इधर कर दिया है और इसको एमी को साइसोप्रोपाइल को इधर कर दिया है। और वैसे भी देखिए यहाँ तो दोनों को हटा दिया गया, तो ये तो ऐसे ही कर दिया, कोई एक ही हटेगा क्योंकि बोरेन कीमो सिलेक्टिव होता है। अब दोनों में अगर मैं मिलाऊँ, दोनों ऑप्शंस में मिलाऊँ, तो एक एसिड है एक एस्टर है। बोरेन क्या करता है? B2H6 या BH3, ज़्यादातर वैसे लुईस बेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। THF, SME2N, ट्राईथाइलेमीन, इन लुईस बेसिस के एडल्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो डाइबोरेन अगर इस्तेमाल करते हैं तो एसिड का कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन होता है और एस्टर का नहीं होता है।
तो एसिड को मैं रिड्यूस करके और फिर आगे एसिड का इस्तेमाल करूँगा। तो दिमाग में बात को बैठा लीजिए, किसी भी कंपाउंड में अगर एल्कोहल है, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी अल्कोहल है, और उसी कंपाउंड में एस्टर या एसिड मौजूद है या एसिड का कोई डेरिवेटिव मौजूद है, तो एसिड कैटालिसिस के साथ या मिनरल एसिड की कैटालिसिस के साथ या फिर डीसीसी रिएजेंट लेने पर या कोई लुईस एसिड लेने पर या कोई डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लेने पर, जैसे P2O5, वहाँ लैक्टोन रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं लैक्टोनाइजेशन। तो यहाँ से OH जो है इस पर रिएक्ट करके डबल बॉन्ड बना देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये करेगा क्योंकि यहाँ पर हमने रिड्यूस नहीं किया इसको। ओके, RS वैरिस करके देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से RS सेम ही आना चाहिए इसका। H को तो ब्रोकन ही रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, RS करके फिर भी देख लीजिएगा सेंटर का, RS नहीं बदलना चाहिए बेटा उसका। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आगे। सवाल का आंसर निकालने के लिए एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा इसको। बस मैंने अपना आंसर बता दिया है, ठीक है, तरीका बता दिया है, बट क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं भगवान हूँ कि मेरे से कभी कोई गलती नहीं होगी। मैं हमेशा इस बात को बताता हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, और पेपर में जब बैठता हूँ तो स्टूडेंट की तरह ही अपने आप को ट्रीट करता हूँ। तो मैं आपको बस एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके को जितना शार्प करते चले जाएंगे आप हमसे भी अच्छा करेंगे। बस मैंने मेहनत करी है, आपको और उस सिस्टमेटिकली उस पर मेहनत करनी है, बस दैट्स इट। कभी भी नहीं बोलता बेटा, कभी मैं नहीं मानता, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, कभी नहीं मानता कि आप अपने आप को भगवान समझिए। आप भगवान नहीं है बेटा, यू आर द गॉड, यू आर द फलाना, यू ढिंका, फलाना भी, फलाना ये मैराथन नहीं समझता बेटा। ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। आपको भगवान ने गुण दिया है, ईश्वर ने गुण दिया है, माँ सरस्वती माँ का आशीर्वाद है आपके ऊपर, लेकिन आप उसको बढ़ाइए बच्चों के लिए। अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आप अपने सामने दूसरे टीचर्स की भी इज्जत करना सीखिए। जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, जो भी टीचर जो भी इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने गुण हैं बेटा, वो अपनी चीज़ में महारतें हासिल की उन्होंने, लेकिन अपने को भगवान न समझिए। सामने वाले बच्चों की भी इज्जत करिए, उतनी ही उस चीज़ की हकदार है। ठीक है, और पढ़ाई अगर सिस्टम से है तो कोई नहीं, आपको रूल्स इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सवाल लेते हैं, काफ़ी बढ़िया सवाल है, काफ़ी बढ़िया सवाल है। यहाँ करना क्या है, दो इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया गया, बेस है और ये फॉर्मेलिटी है। कुछ 6 मेंबर ड्रिंक बन रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंडेंसेशन हो रहा है। देखो ध्यान से देखिए, एक्टिवेटेड मिथाइलिन पर फॉर्मेलिटी लिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले नोवोनेगल कंडेंसेशन होगा। कैसे बचाना नोवोनेगल है? एक्टिवेटेड मिथाइलिन का इनोलेट बनने की पॉसिबिलिटी है बेस के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, इसका मतलब यहाँ पर नोवोनेगल कंडेंसेशन। नोवोनेगल कंडेंसेशन में पहले यहाँ पर अटैक होगा एल्डिहाइड पे और फिर E1CB होगा, तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट जनरेट होगा इससे वो होगा CH3CO डबल बॉन्ड COOE। ठीक बेटा, बीटा कीटो एस्टर एक कीटोन है और एक एस्टर है, ये बन जाएगा। फिर आप देखिए इसको 2 लिया हुआ है, इसका मतलब दोबारा यहाँ से रिलेट बनेगा, कार्बन बॉन्ड, फिर यहाँ माइकल एडिशन इसके साथ जाएगा क्योंकि कीटोन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा? फिर डायरेक्ट माइकल एडिशन की खासियत होती है कि आप न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो। अगर इलेक्ट्रोफाइल दिया है तो आप उसको अल्फा पे जोड़ दो, नहीं तो वहाँ प्रोटॉन जोड़ दो। तो जो आपका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे वो इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आप जोड़ रहे हो सेंटर को, एक COET है और एक यहाँ पर CO है, एक Me, ये एक है। ऐसे तो देखिए यहाँ पर ऐसे सही तौर पे बेस के साथ एक्सेस लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया है। सवाल है, क्लेडन का सवाल है, क्लेडन में एज इट इज ऐसे दिया हुआ है तो वहीं से उठा लिया। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक, यू नीड प्रैक्टिस। उसके बाद क्या होगा बेटा? 6 मेंबर रिंग तभी बनेगी जब आप यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई कार्बन कम तो नहीं हो गया, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। एक कार्बन कम हो गया, बिल्कुल एक कार्बन यहाँ कम हो गया। एक कार्बन कम हो गया, तुरंत
रिंग की साइज देख के समझ आ रही है। ये एक कार्बन कम हो गया, तो ये CH2 यहाँ पे था, वो यहाँ मिसिंग हो गया था। अब यहाँ सिनुलेट बनाइए बेटा 1 नंबर से, और वहाँ पर आप दोबारा इस कीटोन पर अटैक करा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ बन जाएगा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन के बाद 6 नंबर रिंग। मैं नंबरिंग कर देगा यहाँ पर 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड बना देता हूँ। 1 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे COAT है, 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे COAT है, और 6 पे तो खत्म हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। 6 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है। तो अब आप गौर कीजिए, तो आपको आंसर पहचानने के लिए देखिए काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि जिसको नेम रिएक्शन पढ़ा हुआ है, 3 नेम रिएक्शन है इसे बैक टू बैक, नोवोनिकल कंडेंसेशन, फिर माइकल एडिशन और फिर इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको, ऐसे नहीं कर पाएंगे आप, ठीक। तो ये बड़ा क्लासिकल सवाल है, इसको में बिल्कुल रट्टाफिकेशन या डायरेक्ट अप्रोच नहीं चलेगी, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए ऑप्शंस आप मिलाइए, तो इसमें CO के बगल में COAT आना चाहिए। वैसे तो देखिए यहाँ पे हीट किया हुआ है, तो ये बात सही है कि इसमें एक ही COAT है देखिए, और इसका मतलब कि यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन को भी किस तरह से फैसिलिटेट किया गया है। अब डी कार्बोक्सिलेशन को फैसिलिटेट किया गया है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि कौन सा COAT निकला है। देखिए इसमें एक ही COAT है, एक ही COAT है, तो इसको किसी एक को निकाला गया है। वैसे तो यहाँ पर इसको देना चाहिए हाइड्रोलिसिस और हीट, क्योंकि बिना हाइड्रोलिसिस और हीट के डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, लेकिन दिया ही नहीं है, और ऑप्शंस को देख करके समझ में आ रहा है कि एक COAT इसमें कम है। तो फिर हमें करना पड़ेगा क्या बेटा, हमें करना पड़ेगा कुछ खास। और वो COAT कौन होगा बेटा, इसके बगल वाला, क्योंकि इसके बगल वाला COAT जो है वो स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइल बनाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर कीटोन के बगल में COAT नहीं होगा, वहाँ पे H लिखेगा और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होगा। तो देखिए एक तो ये कट गया, यहाँ डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, इस ऑप्शन में ए वाले में ये भी कट गया। 2 में डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, 1 में मिथाइल पे ही डबल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड जहाँ वहीं पे मिथाइल है, तो ये बड़ा आंसर है। तो जब तक आपके पास एक प्रॉपर मैनरिज्म, एक प्रॉपर तरीका नहीं होगा, गेट के सवाल को आप नहीं कर सकते। वैसे तो देखा जाए तो ये सीधा क्लेडन से उठाया है, तो कोई कर सकता है इसको, अगर उसको वहाँ से प्रैक्टिस है, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। समझ में आ गया, इसलिए कहते हैं अच्छी बुकों को पढ़ना चाहिए, अच्छी बुकों से सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो तभी संभव है जब आप सिस्टम से किसी चीज़ को डील करें। गॉट इट? बढ़िया। सवाल का आंसर निकालने के बाद भी ऑप्शन नहीं छांट पाएंगे जब तक आपकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए लोग कहते हैं ऑर्गेनिक से डरते हैं, भागो ऑर्गेनिक से। अरे भागोगे अगर सही तरीके से नहीं पढ़े हो तो कभी कर ही नहीं पाओगे पेपर में पूरा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक अप्रोच के साथ मैंने चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेन करी, आपको तरीका आना चाहिए, मैकेनिज्म में जल्दी नहीं बाजी नहीं करनी है, सिस्टम से उसको अप्लाई करना है ताकि सिस्टम से वो जल्दी से जल्दी आंसर को ट्रांसलेट हो सके। अब हम आते हैं इस सवाल को, देखिए काफ़ी बढ़िया सवाल है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके पहले इसको किसमें चेंज किया गया, सेकेंडरी अल्कोहल में। देखिए ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल एल्डिहाइड्स। फिर एसिड लिया है, तो एसिड से क्या होगा, ऑब्वियसली कार्बन बनेगा। फिर कार्बोकेटाइन से क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, मिथाइल आएगा। यहाँ पर इस कार्बन पे आपका मिथाइल आ गया, इसके बगल में यहाँ कार्बन। और फिर यहाँ पर देखिए तो ये कार्बोकेटाइन क्या है बेटा, स्टेबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा, फिर यहाँ CH हो जाएगा, तो इसका D आंसर। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है। यहाँ पर जो दूसरा स्टेप आप देख रहे हैं बेटा, ये वाला, ये कार्बोकेटानिक रीअरेंजमेंट है, जो बहुत छोटी क्लासेस से बच्चे पढ़ते हैं, बहुत छोटी क्लासेस। NCERT के बाद जब तैयारी करते हैं नीट या IIT JEE की,
इंजीनियरिंग की या फिर मेडिकल की, तो वहाँ पे इस तरीके के सवाल बड़े ही कॉमन है, पूछे जाते हैं ऐसा। तो इसलिए कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आपको थोड़ा भी जानकारी, ठीक, थोड़ी जानकारी, क्लियर प्रैक्टिस, रिदम से प्रैक्टिस, थोड़ा भी गलती खत्म। बाकी बाकी ये तो कपलिंग का सवाल फिर भी मैं थोड़ा उठाना चाहूँगा इस सवाल को, देखते हैं क्या इसमें कुछ अप्रोच से ऑप्शन कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो फिर मैं हम थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। सारे ऑप्शन कुछ भी हो जाएंगे, सारे ऑप्शन कुछ भी करने की बड़ा छोटा हो गया है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। अब देखो यार, इसमें पहले स्टेप से तो आंसर देखो दिखेगा नहीं, तो ये कपलिंग रिएक्शन इतना सही है कि इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और फिर Ac2O3m लिया गया है। और पकड़ते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। अगर तुम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से पास करोगे तो Cn तो बचना नहीं चाहिए, तो ये तो कट गया। यहाँ भी Cn बचना नहीं चाहिए, ये भी कट गया। अब आते हैं हम, रिएजेंट की ताकत यही है, ठीक। अब हम आते हैं सी और डी ऑप्शन पर। ऑप्शन देख के लग रहा है कि सी और डी में अब दूसरे रिएजेंट से काम नहीं चलेगा, अब पहला स्टेप आना ही चाहिए। देखिए यहाँ फंस गया। ये पहले के सवालों और अब के सवालों में अंतर है। पहले के सवाल ऐसे क्या हुआ करते थे, सीधे सीधे होगा। अभी के सवाल ऐसे नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूलर हेग कपलिंग आनी चाहिए आपको। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हेग कपलिंग से मैं आपको देखो आंसर तो बता दूंगा इसका। पहले इसको पलटना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा ऊपर ले, उसके बगल में जस्ट डबल बॉन्ड लगाइए, इसमें यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए। इस पूरे हिस्से को ऊपर लेकर ऐसे डबल बॉन्ड जस्ट बगल में है नाइट्रोजन के रिंग के, और वहीं पे CH2 है, बिल्कुल। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं इस कार्बन को, इस A को इस B से अगर कपल कराऊंगा तो पैलेडियम यहाँ आ जाएगा, ठीक। और अब यहाँ पर तो कोई H है नहीं, तो वो इधर से ही निकालेगा जब वो दोबारा आगे उसका जिसको कहते हैं कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, तो वो क्योंकि यहाँ पर तो H है ही नहीं, तो इधर से कर ही नहीं सकता। क्योंकि इस कार्बन पर देखिए क्या है, 2 वैलेंस इधर से और 2 वैलेंस इधर से, फिर वही तो हाइड्रोजन तो है ही, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन वो इधर से ही कर सकता है। तो इसलिए जो है वो डबल बॉन्ड जिसमें शिफ्ट हो रहा है वो वाला आंसर सही होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ये वाला आंसर यहाँ जुड़ा, यहाँ से फिर एलिमिनेशन, उसी आंसर। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू नो अबाउट द इंट्रामॉलिक्यूलर हेग कपलिंग एज वेल along with lithium aluminum. You must know about it. Only then you can solve such questions in GATE paper. So you have to take care about this. You should remember about the name reaction, that is organometallic coupling reaction. बहुत छोटा पार्ट होता है, लोग छोड़ देते हैं और पढ़ते भी है तो रट्टा मार लेते हैं। बोरान लोगे तो सुजुकी होगा, जिंक लोगे तो नेगेसी होगा, टिन लोगे तो स्टीले होगा, बोरान लोगे तो बोरोनिक एसिड लोगे तो सुजुकी म्यूरा कपलिंग होगी, रट्टा मारते हैं। ट्रिपल बॉन्ड लोगे कॉपर के साथ तो सुनोगे जायरा कपलिंग होगी। रट्टा मारने से सवाल नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू नो अबाउट द मैकेनिज्म एज वेल, देन यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एक 2-2 लेक्चर के हैं कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ये तो सवाल बड़ा बढ़िया सवाल है और ये गेट का ही एज इट इज सवाल है। मैं इसको करने का तरीका बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर 2 बड़े ग्रुप जनरेट हो रहे हैं जो ट्रांस होंगे
तो यहाँ पर एक दो ही ऑप्शंस पॉसिबल है देखिएगा, और ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, इससे नहीं होगा, तो चेयर में ट्रांस ही पॉसिबल हो सकता है। और मिथाइल ब्रोकिन होगा और एल्डिहाइड पे आप टाइप कराएंगे ZnBr2 पे। ये देखिए, ये सवाल आपको तभी आप कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि इसमें ZnBr2 के साथ मेटालोइन रिएक्शन क्या होता है। सो अब ये मेटालोइन रिएक्शन आप एक काम करिएगा, ये क्लेडन का सवाल है, क्लेडन में से मेटालोइन रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। आप चाहिएगा कहाँ पे, आप जाइएगा क्लेडन में, पुरानी क्लेडन में 35 और 36 दो चैप्टर दिए गए हैं पेरिसाइक्लिक के। तो उसमें 35 वाले चैप्टर जो है उसमें आपको इन रिएक्शन मिलेगा या 36 में मिलेगा, चेक कर लीजिएगा। 35 36 में से किसी एक में मिलेगा इन रिएक्शन, एल्डर इन रिएक्शन। वहाँ पे सवाल है दिया गया विद मैकेनिज्म, आप इसको देख लीजिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस के साथ सेट किया गया। मतलब गेट आपसे तभी ये सवाल मांगता है जब आपका अप्रोच बिल्कुल सही हुआ हो। ठीक बेटा, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सवाल इसमें आप कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं आसानी से, और इसमें आप पढ़े हैं तो आप कर सकते हैं। इसे OH है और किसी डबल बॉन्ड के बगल में, और अगर आपने उसमें सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में वहाँ पर इपॉक्साइड बनाना है तो ये फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ होगा। और अगर नहीं लिया है, अगर आपने इसे देखिए H लिया है तो OH हो गया, तो सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में आएगा, यानी कि Q में OH होना चाहिए और सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री होना चाहिए। तो ये दो कर दें, D वाला, ये वाला, और यहाँ पे अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री होना चाहिए हिंड्रेंस की वजह से। तो यहाँ पर आपका C वाला भी कर देगा और D आंसर, क्योंकि जहाँ पर H है वहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग असिस्टेंस मिलेगा ट्रांस स्टेट को, तो वहाँ पर इपॉक्साइड उधर से ही बनेगी जहाँ से OH होगा। लेकिन जहाँ पर इपॉक्साइड नहीं होगा, OH नहीं होगा, H नहीं होगा, जबकि H को छोड़ के कोई और होगा, तो फिर वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग असिस्टेंस नहीं मिलता है, तो ट्रांस स्टेट फिर वहाँ से बनेगी जहाँ से हिंड्रेंस कम है। ये आपका, तो ये 2019 के बस सारे सवाल आपको बता देगा। थोड़े बहुत जो सवाल बच रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि आपको कहाँ से मिलेंगे और कैसे करेंगे। ये सवाल देखिए, ये भी कई बार पूछा गया गेट के पेपर में, पहले भी आया है। देखिए मैंने सवाल करवाया था, शायद इसकी पहली प्रैक्टिस करवाई थी। अब गौर कीजिए, टीमन से EHME यहाँ जुड़ेगा, तो ऐसे ऑप्शन देखिए यहाँ पर तो नहीं है, C तो कट गया, D भी कट गया। और सेलेनियम यहाँ क्यों जुड़ेगा, यहीं जुड़ेगा जब आप यहाँ जोड़ोगे न्यूक्लियोफाइल के बगल में इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ये भी कट गया। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑप्शन आप नहीं रिजेक्ट कर सकते, कोई भी ऑप्शन आप नहीं कर पाएंगे पेपर में, ऐसा भी नहीं। अगर आपके पास अप्रोच है तो आप कर सकते हैं। और जब आपने ये डबल बॉन्ड तोड़ाया और न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ा है, तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ेगा ना, यहाँ कैसे जुड़ सकता है। ये कॉमन सी बात है अप्रोच के साथ। और किल्मन रिएजेंट तो सभी लोग जानते हैं, जैम से पढ़ते आ रहे होंगे आप, कि ये माइकल एडिशन देता है, बीटा पे जोड़ते हैं इसको, ऐसे ही करना है। यू हैव टू नो अबाउट द, यू हैव टू नो अबाउट द अप्रोच, यू शुड गो थ्रू द राइट मैनर। चलिए हम आगे आते हैं बेटा, ये काफ़ी बढ़िया सवाल है। ये तो कई बार पूछा गया है, मैं आपसे बताऊं कितनी बार पूछा गया है ये चीज़, मैं कॉन्सेप्ट में आपको बता नहीं सकता। नेट के पेपर में, गेट के पेपर बड़ा फेवरेट टॉपिक है, बड़ा ही फेवरेट है, बड़ा पूछा जाता है। हाइड्रोसाइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है, वैसे तो रिएजेंट के साथ को रिलेटेड है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। कहीं पर किसी भी रिएक्शन में पिरिडीन पर अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना हो, तो पिरिडीन पर एसिड रिएजेंट का इस्तेमाल करके, जैसे MCPB या फिर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड या फिर ट्राइपाइरेसिटिक एसिड, ऐसे रिएजेंट्स का इस्तेमाल करके, H2O2 ऐसे रिएजेंट्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे पहले उसको पिरिडीन एंड ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं और फिर उस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं। तो O- के रेजोनेंस से बेंजीन रिंग की 4th पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आ करके जुड़ता है, और फिर बाद में आप उस O- को हटा सकते हैं। तो पिरिडीन एंड ऑक्साइड में से O- को हटाने का एक तरीका है जो ये आप देखने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पिरिडीन एंड ऑक्साइड पर अगर आप सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास हाइड्रोजन हो, तो क्या करते हैं, अगर आप उस पर एसाइल इलेक्ट्रोफाइल डाल दो, Ac2O डाल दो, तो पहले वहाँ पर O साइलेशन हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या जुड़ गया, पहले एसाइल, इसका पॉजिटिव रियल हो गया, फिर ये टाइटोमराइज हो गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो गया, OCOMe हो गया, N पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब इसकी एरोमेटिसिटी आपको गेन कराना है, तो यहाँ पर करा दीजिए 3 3 सिग्मा ड्रॉपिंग, 1
2 3 1 2 3, ये इधर लाइए, डबल बॉन्ड अंदर लेकर एरोमेटिक करिए, इसको इधर ले, यानी कि पूरा का पूरा जो OAC ग्रुप है जिस O माइनस पर आया है वो पूरा का पूरा माइग्रेट करके CH3 वाले कार्बन पर चला गया और इसकी एरोमेटिसिटी दोबारा गेन हो गई। तो pyridine ऑक्साइड के O माइनस को दोबारा pyridine में चेंज करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है वाया 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, एंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन गेट पेपर एज वेल एज इन नेट पेपर, कई बार पूछा गया, बहुत फेवरेट टॉपिक है। और हेट्रोसाइक्लिक में है ये, आप देखेंगे तो हेट्रोसाइक्लिक आपको क्लेडन में मिलेगा, वहाँ पर है ये। तो अगर किसी ने क्लेडन बुक पढ़ी है और वहाँ से सवाल की प्रैक्टिस करी है, उस तरह के सवालों को देखा है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है मैं आपको बता नहीं सकता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाबू सी। देखिए यहाँ पर pyridine ऑक्साइड का वो मैंने हटाया ही नहीं, और यहाँ पर 4th पे ले गया है। तो ये अगर कोई पढ़ा है तभी कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब मेरे हिसाब से और नहीं खत्म हो गई इसमें। थैंक यू वेरी मच, दिस इज द एंड ऑफ दिस पेपर। और इस तरीके से मैंने गेट 2019 के पूरे पेपर को आपको एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ गई होगी बारीकी क्या है इस पेपर की, क्या ट्रेंड बदले हैं, क्या तरीका बदला है, हमें अपनी पढ़ाई में क्या चेंजेस करने होंगे। जब मैं आपको गेट 2020 का पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा तो मैं अब आपको गेट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो भी एक वीडियो बना के डिस्कस करूँगा, और आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने लगिएगा। आप डेफिनेटली देख ही पाएंगे कि जब आप गेट 2021 का पेपर देंगे आपको बहुत मदद करेगी। ठीक, चलिए यही वीडियो आपको समाप्त करते हैं। कोई अगर आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।